Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to advancing the series of class 11th in board where we are going to discuss essays. अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने सारे essays तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं, अब्राहम लिंकन एज वेल. मैंने आप लोगों को गोल्डन ड्रैगन बुक से समझाया हुआ है, तो आज हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन एंड आंसर सारे कंपाइल किए हुए हैं. ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए थे व्हेन आई वाज एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट. ठीक है, तो आप जो है इन क्वेश्चंस का सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. आई होप ले लिया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. ऑलराइट, सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 है what is the golden drugget? In what way did it affect Sir Max Beerbohm? Who is Sir Max Beerbohm? He is basically the author of this essay that is named as the golden drugget. अभी आपसे क्या पूछ रहे हैं कि golden drugget क्या है और इसने किस तरीके से ऑथर को इफ़ेक्ट किया. ठीक है, अब आपने सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें. यू हैव टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, द लिटल मीनिंग ऑफ द वर्ड गोल्डन ड्रगेट इज़ अ गोल्डन वुलन फैब्रिक. ठीक है, ये क्या है, ये एक है गोल्डन वुवन फैब्रिक के नाम से. द गोल्डन सिम्बलाइजेस लाइट एंड इल्यूमिनेशन. In the essay, it refers to the ray of hope and happiness, and the wool fabric refers to comfort and warmth. अच्छा, अब इसका एक तो होती है इसकी लिटरल मीनिंग और एक होता है इम्प्लिसिट मीनिंग. अब इसकी लिटरल मीनिंग ये है कि दिस इज़ अ गोल्डन वुलन फैब्रिक, राइट. और इसकी इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि गोल्डन सिम्बलाइजेज द रे ऑफ होप. ठीक है, बहुत एक उम्मीद है, उम्मीद की किरण है. ठीक है, एंड वुल फैब्रिक वो किसको रेफर करता है, दैट रेफर्स टू वार्मथ, दैट रेफर्स टू पीस एंड कम्फर्ट, राइट. हेंस द राइटर डिफाइंस द गोल्डन ड्रगेट एज दोज ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस, रिलेशंस, नेसेसिटीज़ और इमोशंस which make us happy and satisfied with life. अब राइटर क्या कहता है कि golden drugget are those things which make us very happy and they make us very satisfied with life. The author Sir Max says in his essay that primitive and essential things have the great power to touch the heart of the beholder. ये जितनी आप कोर्स लिखेंगे ना अपने ऐसे में उतना अच्छे से आपका रेडी हो जाएगा फॉर योर एग्ज़ाम्स. ठीक है, एंड इनको याद करके लिख कर आइएगा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में. ठीक है, तो ये मैंने आपकी ऐसे में से ही निकाला है. दैट इज़ द गोल्डन ड्रगेट, दैट प्रिमिटिव एंड एसेंशियल थिंग्स, जो बिल्कुल ओल्ड फैशन चीज़ें होती हैं, दे हैव द पावर टू डू व्हाट, दे हैव द पावर टू टच द हार्ट ऑफ द बिहोल्डर. बिहोल्डर कौन है, बेसिकली वो इंसान जो देख रहा है. ठीक है, it means that things originated with nature have a greater chance to attract people as compared to factories or coal mines. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ें नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ें प्रिमिटिव हैं, जो चीज़ें इसेंशियल हैं, वो ज़्यादा हमें टच करती हैं, हमारे दिल को टच करती हैं, हमें ज़्यादा पीस देती हैं, सुकून देती हैं एज़ कम्पेयर टू फैक्ट्रीज़ और एज़ कम्पेयर टू कोल माइंस बिकॉज दे डोंट हैव इमोशंस इन देम. ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, इफेक्ट ऑन सर मैक्स बियरबोम. क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द गोल्डन ड्रगेट, इन व्हाट वे डिड इट इफेक्ट सर मैक्स बियरबोम. ठीक है, तो अब हमें इफेक्ट बताना है किस पे, सर मैक्स पे. द ऑथर हैज़ अ फिलोसॉफिक व्यू ऑफ द गोल्डन ड्रगेट. He believes that golden drugget is a ray that leads you from darkness to light of success. ठीक है, अब golden drugget क्या है, एक रे है that leads you from the darkness to the lights of success. ठीक है, he specifically indicated a small inn in America as the golden drugget for him. ठीक है, अमेरिका नहीं, सॉरी, इटली में, ये यहाँ पे करेक्शन मैंने करनी है. दिस इज़ बिकॉज वेन एवर ही यूज़ टू गो देयर द इफेक्ट ऑन हिम वॉज लाइक मैजिक. अब जब भी वो उस इन में जाया करता था, सो ही फेल्ट लाइक एवरीथिंग वॉज फीलिंग लाइक अ मैजिक. ठीक है, हिज हार्ट बिकम्स वेरी हैप्पी एंड ही बिकम्स वेरी होपफुल एंड थॉट्स ऑफ फियर डिसअपेयर. उसके जो फियर के थॉट्स थे वो सारी चीज़ें डिसअपेयर हो जाती हैं जब वो उस इन में जाता है. क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द नेचर. ही सिम्बलाइज द इन एज होप as the areas surrounding the inn were dark and gloomy, but the inn glowed with a brilliant yellow light. ठीक है, अब बाकी जो एरियाज़ हैं वो बिल्कुल ग्लूमी है, बिल्कुल डार्क है, लेकिन इन कैसे ग्लो करता है, इट ग्लोज विद अ ब्रिलियंट एंड विद अ वेरी येलो लाइट.
He had a romantic attachment and emotions related to the inn. That's why he felt happy and peaceful when he went there. ठीक है, अब इसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इसकी रोमांटिक अटैचमेंट है इस इन के साथ. क्यों? क्योंकि जब भी वो जाता था तो इसको बहुत पीसफुल और बहुत हैप्पीनेस यहाँ पे फील होती थी. ठीक है. He used to bathe in the light which was reflected by the inn. जब भी वो जाता था तो जो लाइट आती थी फ्रॉम द इन वो उसमें नहाया करता था. ठीक है, वो उसमें खड़ा हो जाया करता था. ठीक है, क्योंकि उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी. अच्छा, अब आप लोग इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे. चले, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. अच्छा, अब ये इनकी लाइट क्या सिंबलाइज करती है? दिस सिंबलाइजेज व्हाट? दिस सिंबलाइजेज इनर पीस. ठीक है. आई पॉज टू बेथ इन द लाइट दैट इज स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ ग्रांटेड बिटवीन वन ग्रेट डार्कनेस एंड अनदर. ठीक है, अब ये कौन सी लाइट है? द लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इन एंड इट इज़ बिटवीन वन ग्रेट डार्कनेस एंड अनदर ग्रेट डार्कनेस. ठीक है, यहाँ पर इनका दरवाज़ा होता है. आई होप आपको नज़र आ रहा होगा. यप, यहाँ पे इनका दरवाज़ा है. यहाँ पे भी डार्कनेस है, यहाँ पे भी डार्कनेस है, बीच में बहुत सारी लाइट है. तो इस लाइट में राइटर जो है खड़ा हो जाया करता था. ठीक है, एंड उस लाइट में इसको बहुत पीस मिलता था. ठीक है, तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कि सर मैक्स बियरबोम के ऊपर क्या इफेक्ट आया ऑफ द गोल्डन ड्रगेट. आई होप सो आप लोगों ने अभी तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे. एंड अभी हम आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं. कितना है? सी काफ़ी ज़्यादा है. चलिए पढ़ते जाते हैं. Alright, now let's move on to question number 2. What is the author's view about modern civilization and how does he compare it with old days? Author का क्या view है on the modern civilization, कि किस तरीके से modern civilization है, and how does he compare it with the past? ठीक है. Now let's look at its answer. ये basically मेरे अपने ही notes हैं, इनको मैंने ऐसे कंपाइल करके और आपको मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. व्यूज़ ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन. सबसे पहले आप ये हेडिंग देंगे कि ऑथर के व्यूज़ क्या थे ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन. इन द एसे द गोल्डन ड्रगेट द राइटर डिस्कसेस अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड द वे पीपल हैव इन्वेंटेड न्यू मशीनरी टू ईज ह्यूमन लेबर. ठीक है, अब यहाँ पे राइटर बात करता है किसके बारे में? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, एंड किस तरीके से ह्यूमन लेबर को ईज कर रहे हैं. ठीक है. ही थिंक्स दैट एडवांसमेंट इन मशीनरी इज़ टू प्रोग्रेस एंड मेक द नेशन स्ट्रॉन्गर. ठीक है, अब मशीनरी जितनी ज़्यादा एडवांस होगी उतनी ज़्यादा एक नेशन प्रोग्रेस करेगा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. द एसेइस्ट हैज़ गिवन एग्जाम्पल्स लाइक मशीनरी फॉर प्लाउइंग, reaping corn, catching fish by electricity. ठीक है, technological advancement did not end here. It continues till the present day and will rise generations after generations. They need to be made by necessity is the mother of invention. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में हर चीज़ का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, वेराज ओल्ड डेज में हर चीज़ हाथ से की जाती थी तो उसके अंदर इमोशंस जुड़े हुए थे. राइट, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक. आई होप सो ले लिया होगा ना. आगे चलते हैं. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ये भी कोट आप डाल सकते हैं. ठीक है, ये बहुत बड़ी है, इसको छोड़ दीजिएगा. अगर डालना हो तो डाल दीजिएगा, याद कर लें इसको. ये बेसिकली ये जो ऐसे है ना गोल्डन ड्रगेट, उसी में से ही ली हुई है. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. लैक ऑफ इमोशंस इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. The essayist Sir Max Beerbohm states that the inventions and advancement we should appreciate ourselves by writing poems or paintings, but those poems will lack essential emotions. अभी क्या कह रहा है कि इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है दुनिया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पोएम्स लिखनी चाहिए या हमें पेंटिंग्स लिखनी चाहिए. लेकिन अब कहते हैं कि वो पेंटिंग्स में वो एसेंस नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई है और उसकी वजह से सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई हैं. For example, the part of the essay to the first paragraph where he explains that painting in which a mother is holding her baby will become more appealing and eye-catching than painting of a factory. अभी क्या कह रहा है कि मदर जो कि अपना बच्चा होल्ड करके बैठी हुई है उसकी पेंटिंग ज़्यादा अपीलिंग होगी, ज़्यादा आई कैचिंग होगी एज़ कम्पेयर टू द पेंटिंग ऑफ द फैक्ट्री. ही गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ इजिप्ट who made the pyramids. They were at its height of success in science and technology according to archaeological studies, but now they are nowhere. अभी क्या कह रहे हैं कि साइंस और आर्किटेक्चर के मुताबिक पिरामिड्स जो है उस टाइम पे बहुत बूम में थे, लेकिन अब तो पिरामिड्स नहीं हैं. अब तो पिरामिड्स हैं लेकिन वो लोग तो नहीं हैं.
तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें चलती नहीं रहेंगी, चीज़ों का फैशन चेंज होगा, चीज़ों का टाइम चला जाएगा, आएगा फिर जाएगा, लेकिन जो पोइट्री है वो उससे इंसान हमेशा खुश होता है। ठीक है, तो हमें पोइट्री को संभाल कर रखना चाहिए एंड पोइट्री हमें लिखनी चाहिए। ठीक है, then he shares the realistic view that coal mines and oil fields have been exhausted and they will end in a few centuries. He suggests that due to technology nature has been devastated. टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, हमने नेचर को बर्बाद कर दिया है। ये वाली आप कोट्स भी डाल सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओज इकोलॉजी एंड अपॉलॉजी। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इकोलॉजी इतनी ख़राब हो गई है कि टेक्नोलॉजी को माफ़ी मांगनी चाहिए इकोलॉजी से। द एसेइस्ट ऑल्सो रेफर्स दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी इमोशंस हैव बिकम लेस इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। इमोशंस जो है ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की आप ये कोट डाल सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है ये आप पूरी डालो, इसमें से आप छोटा सा वर्ड भी डाल सकते हो, जैसे ये आई फियर द डे टेक्नोलॉजी विल सरपास आवर ह्यूमन इंटरेक्शन, द वर्ल्ड विल हैव अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। अगर आप इतना भी लिख लेते हो जैसे द वर्ल्ड विल हैव अ जनरेशन ऑफ इडियट्स, तब भी आपका बहुत अच्छे से ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Do you think that the writer of this essay is old-fashioned and should not have been included in the book? ये सारे बेसिकली पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या राइटर इतना ओल्ड फैशन है कि हमें उसको बुक में इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए। तो ये आई हैव स्टार्टेड एन आंसर बाय राइटिंग एन इंट्रोडक्शन. I do not think that the writer is old-fashioned and his essay must be included in the book. Why? Because he simply brought out the beauties of life in its primitive state. He has not written to say against the modern civilization but to bring a point of philosophy of life from a simple thing which he has observed and described so beautifully. अब राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राइटर ने तो सिंपली ब्यूटीज़ ऑफ लाइफ लेकर आया है ना आगे, और इमोशंस जो प्रिमिटिव इमोशंस होते हैं उनको आगे लेकर आया है. ही हैज़ नॉट स्पोकन एनीथिंग अगेंस्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड ही इज़ नॉट अगेंस्ट द मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड द पीपल, लेकिन उसको बस ये है कि जो प्रिमिटिव चीज़ें हैं, जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, हम उनको ना भूल जाएं, हम अपनी रूट्स को ना भूल जाएं, हम उनसे गाफिल ना हो जाएं. सो दैट्स द थिंग विच ही वॉन्ट्स अस टू कीप इन माइंड. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें. Next we move on to human nature. Human nature is the delicate philosophy ruled by emotions. These emotions are the only attribute which differentiate humans from robots and machinery. अब जो human के emotions होते हैं वही सिर्फ वाहिद चीज़ होते हैं जो humans को differentiate करते हैं from robots and also from machinery. Emotions can make a person courteous, loving and peaceful, which is extraordinary. Emotions क्या होते हैं, person को, एक इंसान को loving बनाते हैं, peaceful बनाते हैं, and that is what? That is extraordinary. One machine can do the work of 50 ordinary men. No machine can do the work of an extraordinary man. अब जो इंसान extraordinary होता है उसकी कोई replacement नहीं होती, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता उस इंसान का. Due to these emotions, there will be social interaction and unity, leading to peaceful and harmonious world. अब ये जो emotions की वजह से क्या होगा, unity रहेगी दुनिया में और एक social harmony रहेगी. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, जो पहले मैंने आपको कोट बताई थी कि आई फियर द डे टेक्नोलॉजी विल सरपास ओवर ह्यूमन इंटरेक्शन. वाई? बिकॉज द वर्ल्ड विल हैव अ जनरेशन ऑफ इडियट्स. दुनिया के अंदर इडियट्स की जनरेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि they will not have emotions. Those people will not be humans anymore. They will just believe and behave just like the robots. Okay, if there would be no peace in the world, this technology could harm us. कोई peace नहीं होगा दुनिया में, लोगों को emotions की परवाह नहीं होगी, सिर्फ पैसों की परवाह होगी, सिर्फ टेक्नोलॉजी की परवाह होगी. That is the thing. Okay, ठीक है. अब आगे मैंने एक कोट लिखी है, टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़फुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर. अगर टेक्नोलॉजी इंसानों को सरपास कर जाए तो इट कैन बी अ वेरी डेंजरस मास्टर. क्यों? क्योंकि वो तो हमारी बात ही नहीं सुनेगी, राइट, एंड इंसानों को ख़त्म कर देगी. तो इसीलिए ये कह रहा है राइटर के इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है. लैक ऑफ यूनिटी विल लीड टू वॉर्स एंड बॉम्बिंग्स विच विल लीड टू एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन नेचर. अब जब वॉर्स होंगी बहुत ज़्यादा तो फिर क्या होगा, नेचर के ऊपर एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, एंड ह्यूमन्स के पर भी एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि ह्यूमन की पॉपुलेशन ख़त्म होती जाएगी.
ठीक है। फिर से मैंने वही कोट डाल दिया। आप ना कोट्स बार बार भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपने आपका अगर एग्ज़ाम का पेपर आया, उसमें गोल्डन ड्रगेट का एक क्वेश्चन आया, उसमें आपने आइंस्टाइन की कोट डाल दी, ये वाली डाल दी, ये वाली डाल दी, तो आप सारी कोट्स याद कर लेना, फिर उनको लिख लेना, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी एंड अपॉलॉजी। Humans feel and think the same since the time of Adam. When Adam was expelled out of heaven, he experienced grief and sorrow. When he was with his wife Eve, he experienced love and joy. We all experience similar emotions. अब ये क्या कह रहा है कि ह्यूमंस जो है वो इमोशंस फील करते हैं कब से? सिंस द टाइम ऑफ हज़रत आदम। हज़रत आदम को भी जब अल्लाह ताला ने पैदा किया था तो उनको पहले ग्रीफ के इमोशंस दिए। क्यों? क्योंकि जब वो जन्नत से एक्सपेल हुए थे तो फिर उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस हुई, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। एंड देन ही सेंट अ कंपेनियन फॉर हिम इन द फॉर्म ऑफ हिज वाइफ हु वाज हज़रत हवा, राइट। एंड उन दोनों ने मिलकर लव और जॉय एक्सपीरियंस किया। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हज़रत आदम प्रिमिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करते थे, उसी तरीके से हम लोग भी प्रिमिटिव इमोशंस को ही एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑल द टाइम, ह्यूमन नेचर हार्डली चेंजेस एवर। ह्यूमन नेचर कभी भी चेंज नहीं होती, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, होती जाती है। This shows that the ideas of the author are not old-fashioned or invalid. He just explains that instead of going on a bullet train and doing inventions after inventions, discoveries after discoveries, a person must enjoy life. ठीक है। अब यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है, यहाँ पर हम अपना ओपिनियन इस तरीके से देंगे कि आइडियाज़ जो ऑथर के हैं वो इनवैलिड या ओल्ड फैशन नहीं है। और ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है हमें ये चीज़ कि आपने ज़रूरी नहीं है आप इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस करो कि आप ह्यूमैनिटी भूल जाओ। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस ऐसे गोल्डन ड्रगेट, कि आप इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो जाओ कि आप अपने इमोशंस ही भूल जाओ। तो दैट्स द होल थिंग। By enjoying life, he doesn't mean to listen good songs, but to observe nature and the immense detailing which God has made for us. ठीक है। अब नेचर लाइफ को enjoy करने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आप अच्छे गाने सुनो या क्या, लेकिन नेचर को भी ऑब्जर्व करना और नेचर की जो डिटेलिंग है, इमेंस डिटेलिंग, उसको भी ऑब्जर्व करना जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। You cannot upload love, you cannot download time, you cannot Google all of the life answers. You must actually live some of your life. ये कोड मैंने इंटरनेट से निकाली थी, आप चाहें तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन अपने पास लिख लीजिएगा, ठीक है। The writer says in the essay, primitive and essential things will never anywhere wholly cease while mankind lasts. जब तक mankind last करती है तब तक ये जो primitive चीज़ें हैं वो चीज़ कभी भी जो है ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। That's the whole thing. Now let's move on to another question, जिसमें हमें बेसिकली इन को डिस्क्राइब करना है। जो राइटर जहाँ पे इन में जाता था, कंट्रास्ट द इन एट द डे टाइम एंड इन द नाइट टाइम, ठीक है। तो मैंने ऐसे दो कॉलम्स बना दिए हैं, डे टाइम का अलग एंड नाइट टाइम का अलग, ठीक है। दोनों को हमने अलग अलग एक्सप्लेन करना है। डे टाइम में कैसा है? द इन इज़ वेरी अनप्लेजेंट, इट इज़ अगली, लिटिल, इट इज़ बॉक्स लाइक, इट लुक्स स्टफी एंड अनइनवाइटिंग, ठीक है। डे टाइम में क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं जली हुई तो ये अगली लगता है और छोटा है, स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें, तभी इट लुक्स लाइक अ बॉक्स, इट लुक्स वेरी स्टफी एंड इट इज़ अनइनवाइटिंग। नाइट टाइम में कैसा है? इट इज़ प्रोमिनेंट, इट इज़ नॉस्टैल्जिक, इट सीम्स वेरी मैजिकल टू द राइटर। नाइट टाइम में क्या है? इट इज़ नॉस्टैल्जिक एंड मैजिकल। तो आप इस तरीके से पहला पॉइंट आपने बना दिया, कोशिश करके 3 से 4 पॉइंट्स बना दीजिएगा कि ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट, द इन इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल, अनरिकग्नाइजेबल एंड नेग्लिजेंट। दिन में तो इन नज़र भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसकी लाइट्स भी नहीं जली हुई होती हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स उसके आसपास होते हैं, तो इट्स वेरी स्मॉल ना, तो तभी वो इतना नज़र नहीं आता एंड इट लुक्स वेरी नेग्लिजेंट। और नाइट टाइम में क्या होता है? द स्ट्रिप ऑफ येलो लाइट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द डोर टू द डार्कनेस आउटसाइड, इट क्रिएट्स अनयूजुअल इमोशंस इनटू अ पर्सन। जो स्ट्रिप होती है येलो लाइट की, जो कि जा रहा है फ्रॉम द डोर टू द डार्कनेस आउटसाइड, ऐसे करके लाइट फैल रही है, ठीक है, एक दरवाजे में से लाइट फैल रही है, वो क्या चीज़ क्रिएट करता है? दैट क्रिएट्स अनयूजुअल इमोशंस इनटू अ पर्सन। ऐसे इमोशंस क्रिएट करती है आदमी में कि ताकि उसको फीलिंग्स आती हैं, उसको मैजिक की फीलिंग्स आती हैं राइटर को, तभी राइटर को नॉस्टैल्जिया की फीलिंग्स आती हैं इसको देख के, सही है। Now third point, no emotions or feelings develop in the writer while looking into the inn during the day. जब वो दिन में देखता है इन के अंदर तो उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं डेवलप होते,
ऑल द इमोशंस डेवलप ड्यू टू द गोल्डन लाइट कमिंग फ्रॉम द इन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सारे जितने भी इमोशंस हैं वो डेवलप होते हैं कब? ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्यों? क्योंकि जब गोल्डन लाइट आती है इनमें से तो फिर वो चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है। द राइटर हैज़ अ रोमांटिक एंड अनयूजुअल अटैचमेंट एंड नॉस्टैल्जिया विद द इन एट नाइट टाइम। नाइट टाइम में क्या होता है? राइटर के पास बहुत ही रोमांटिक अटैचमेंट और अनयूजुअल अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ सीन ऑफ कम्फर्ट एंड वार्मथ। ही फील्स दैट लाइट फ्रॉम द इन इज़ होली। उसको ये लगता है जैसे लाइट जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, वो बहुत ज़्यादा होली लाइट है। ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन राइट कि हाउ डे एंड नाइट टाइम डिफर्स इन द इन। ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो अभी ले लें। वीडियो को पॉज करें एंड स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। चलें जी, ये इतना ही था। इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक और ऐसे करेंगे, तो मेक श्योर आप नेक्स्ट वीडियो भी देख लें। ठीक है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दीजिएगा।